हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं सीपी सिंह आज हाजिर हूं एक नया केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर। तो मैं पहले आप लोगों को थोड़ा रिवाइज करना चाहता हूं कि इसके पहले जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था तो वो ये था आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस और नेटवर्क ठोस। इसके विषय में मैंने विस्तृत जानकारी दी थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आज ये पुनः क्यों लिखा है तो आप अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि मैंने क्रिस्टलीय ठोस दो प्रकार के होते थे। पहला होता था क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस होता था। तो क्रिस्टलीय ठोस को चार भागों में बांटा गया है। पहले बल या बंध के आधार पर बांट सकते हैं, पहला टाइप। इसके चार प्रकार होते हैं। बल या बंध के आधार पर चार भाग होते हैं क्रिस्टल के, और संरचना या ज्यामिति के आधार पर तीन भाग होते हैं। तो क्रिस्टल तंत्र होता है, क्रिस्टल जालक होता है और क्रिस्टल कक्ष होता है। क्रिस्टल जालक को बोलते हैं, क्रिस्टल जालक 14 होते हैं, क्रिस्टल तंत्र 3 होते हैं और क्रिस्टल कक्ष 32 होते हैं, 32। तो आज हम इसकी बात करेंगे इस तरफ। तो इस तरफ हम साफ कर देते हैं। तो संरचना या ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टल का आज हम अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले कुछ हम महत्वपूर्ण परिभाषाएं जान लेते हैं। क्रिस्टल तंत्र पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जान लेते हैं। तो इसको साफ कर देते हैं बच्चों, फिर बाद में लिख लेंगे। तो पहला इसका जो परिभाषा है, क्रिस्टल तंत्र पढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जान लेते हैं। पहली परिभाषा बच्चों है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक पहली परिभाषा है। क्रिस्टल जालक क्रिस्टल जालक है पहली परिभाषा। तो बच्चों हम आते हैं क्रिस्टल जालक पर। तो क्रिस्टल जालक की एक सिंपल सी परिभाषा है, बिल्कुल सिंपल परिभाषा, कि त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के यूनिटों की या एककों की या यूनिटों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। त्रिविम आकाश में जहां पूरा क्रिस्टल होता है, जैसे ये है क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, ये पूरा त्रिविम आकाश है। इस तरह से ये अक्ष बने हुए हैं, ये अक्ष है y, x और z। इसमें पूरा क्रिस्टल उपस्थित है या क्रिस्टल बना हुआ है। तो त्रिविम आकाश में क्रिस्टलों के एककों के मतलब छोटे छोटे कणों की नियमित व्यवस्था हो। जैसे एक कण है, बिल्कुल इस तरह से किसी क्रिस्टल में नियमित रूप से जमे हुए हों, तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। त्रिविम आकाश में क्रिस्टल के अवयवी कण जिस नियमित रूप से जमा रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक बोलते हैं। अब दूसरी परिभाषा बच्चों आती है कि क्रिस्टल बिंदु या इकाई कोशिका। पहले देख लेते हैं इकाई कोशिका, यूनिट सेल, इकाई कोशिका। किसी बुक में इकाई कोष्टिका भी लिखा होता है। तो इकाई कोष्टिका की बच्चों बिल्कुल सिंपल परिभाषा होती है कि हम क्रिस्टल जालक जान चुके हैं। तो क्रिस्टल जालक का सरलतम रूप, क्रिस्टल जालक का एक छोटा रूप या सरलतम रूप, क्रिस्टल जालक का एक छोटा रूप, बिल्कुल छोटा रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। जैसे हम एक क्रिस्टल जालक बना लें ऐसे करके, ये हमारा एक क्रिस्टल जालक हो गया। यहां पर ये अवयवी कण उपस्थित हैं इस तरह से।
ये हमारा क्रिस्टल जालक है। एककों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। एककों की, एक एक कणों की नियमित व्यवस्था को, लंबी परास तक जो व्यवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल जालक है। अब इसी में आपके यूनिट सेल की परिभाषा छुपी हुई है। इसी में क्या है? यूनिट सेल की परिभाषा छुपी हुई है। क्रिस्टल जालक का वह सरलतम रूप, क्रिस्टल जालक का। अब देखो इसको में से मिला दें ये, तो एक सेल बन जाता है, एक इकाई बन जाती है। तो क्रिस्टल जालक का वह छोटा भाग, क्रिस्टल जालक का वह छोटा रूप जिसकी बारंबार आवृत्ति से या बारंबार की पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे हम इकाई कोशिका कहते हैं। उसे हम इकाई कोशिका कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग हमारी जो परिभाषा बोल रहा हूं उसको लिख सकते हैं। तो क्रिस्टल जालक का सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे हम इकाई कोशिका कहते हैं। इसकी बारंबारता पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको यूनिट सेल कहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चित्र के माध्यम से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सारी बात बिल्कुल सुव्यवस्थित हो गई होगी आपके दिमाग में। अब बच्चों तीसरी डेफिनेशन है जालक बिंदु। तीसरी है जालक बिंदु। जालक बिंदु, जालक बिंदु अंग्रेजी में कहते हैं लैटिस, लैटिस पॉइंट। इसको बच्चों कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। ये यूनिट सेल हो गया। तो अब बच्चों क्रिस्टल बिंदु, जालक बिंदु क्या होता है? तो एक इसकी सिंपल परिभाषा पहले सुन लें कि किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों के द्वारा घेरे गए स्थान को, अवयवी कणों के द्वारा घेरे गए स्थान को लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु कहते हैं। किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों के द्वारा, जैसे आप ये एक चित्र से समझ लो, ये हमारा एक क्रिस्टल जालक है। ये पूरा बच्चों हमारा एक क्रिस्टल जालक है। ये हमारा क्या है? क्रिस्टल जालक है। तो क्रिस्टल जालक में ये अवयवी कण हैं। ये बच्चों मैंने बताया था, ये अवयवी कण आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या अणु हो सकते हैं। तो क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों के द्वारा घेरे गए स्थान को, मतलब ये जितना स्थान घेरा है, तो इस जगह को कहेंगे, क्या कहेंगे? लैटिस पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? लैटिस पॉइंट कहेंगे। ठीक है। ये जगह क्रिस्टल होगा तब भी होगी, नहीं होगा तब भी होगी। अगर क्रिस्टल है तो भी ये जगह होगी। देखो है, ये लैटिस पॉइंट है। जैसे यहां पर क्रिस्टल नहीं है, ऐसे से दर्शा दें। तो क्रिस्टल जालक में जब कोई अवयवी कण जितना स्थान घेरता है, उस स्थान को या उस पॉइंट को क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट कहते हैं। बच्चों मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब बच्चों आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। नंबर चौथा आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको पहले हिंदी में लिख लें, बाद में अंग्रेजी में लिख देंगे। समन्वय समन्वयक संख्या, समन्वय संख्या अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर।
ये समन्वय संख्या क्या होती है? जैसे एक गोला हमारा ये है, किसी क्रिस्टल जालक में जब एक गोले को जितने अन्य गोले घेरे रहते हैं, एक गोले को जितने अन्य गोले घेरे रहते हैं, उन गोलों की संख्या को, जो गोले घोरे हैं, जितने गोले घेरे होते हैं, जब किसी क्रिस्टल लैटिस में एक गोले को जितने गोले घेरे रहते हैं, उन गोलों की संख्या को क्रिस्टल का समन्वयक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, आप इस चित्र के माध्यम से समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा आ जाएगा समझ में। समीकरण है किसी क्रिस्टल के, इस तरह से ये व्यवस्थित हैं, ऐसे व्यवस्थित हैं, ऐसे व्यवस्थित, ऐसे व्यवस्थित, ऐसे। अब बच्चों देखो, हम इस गोले की बात करते हैं, ये गोले जिसमें प्लस का निशान बना है। अब इसकी मैं समन्वयक संख्या, इस गोले की समन्वयक संख्या कैसे निकालेंगे? तो इसमें देखिए कि ये गोले कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, या इस गोले को कितने गोले घेरे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इस गोले को बच्चों इस संरचना में 7 अन्य गोले घेरे हैं। असल इसलिए इस गोले की समन्वयक संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा बच्चों? 7 होगा। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको मैंने बताई, उम्मीद करता हूं कि समझ में आई होंगी। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये हो गया। अब बच्चों इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं क्रिस्टल तंत्र। तो बच्चों देखो, ये क्रिस्टल तंत्र है। क्रिस्टल तंत्र का हम अध्ययन करेंगे। तो क्रिस्टल तंत्र बच्चों 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्यूबिक क्रिस्टल तंत्र, दूसरा होता है टेट्रागोनल, तीसरा होता है आर्थोरोम्बिक, चौथा होता है हेक्सागोनल, पांचवा होता है रोम्बोहेड्रल, छठवां होता है मोनोक्लिनिक और सातवां होता है ट्राइक्लिनिक। बच्चों इसको याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई है, और ये सिर्फ बहुत अच्छी ट्रिक है, याद नहीं दिलाएगी आपको, क्रमबद्धता ही दिलाएगी। क्रमबद्ध तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो ये ट्रिक है क्यूट और हीरा मोती। ये ट्रिक है क्यूट और हीरा मोती। इस ट्रिक को बच्चों आप लोग नोट कर लेना। इसको याद रखोगे तो इनके प्रकार याद हो जाएंगे। फिर आपको ये भी हम याद कराने का तरीका बता देंगे। पूरी सारणी बच्चों आपको विधिवत याद रहेगी। क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। उनके नाम कौन कौन से हैं? ये होते हैं। यूनिट सेल उनके कितने प्रकार के होते हैं? इतने प्रकार के होते हैं। लंबाई, अक्षीय लंबाई कितनी होती है? ऐसी होती है। अक्षिकोण कितने कितने अंश के होते हैं? इतने होते हैं। और एग्जाम्पल। तो इस तरह से हमारी पूरी सारणी हमको अच्छे से याद हो जाएगी। तो हम बात करते हैं अब आके इस ट्रिक की। तो क्यूट और हीरा मोती। क्यू का मतलब क्यूबिक, पहला क्यू का मतलब क्यूबिक, और टीई का मतलब टेट्रागोनल, और का मतलब आर्थोरोम्बिक, और इसके बाद आता है एच ई ही, तो हेक्सागोनल, आर ओ से रोम्बोहेड्रल, एम ओ से मोनोक्लिनिक, टी आई से ट्राइक्लिनिक। तो ये एक ट्रिक है, आप इसको याद कर लेंगे। तो ये हमारे क्रिस्टल तंत्र जो 7 प्रकार के होते हैं हमको अच्छे से याद हो गए हैं। अब हम आगे चलते हैं कि इनके यूनिट सेल, इकाई कोशिका इनकी कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों इसको 3 2 4 3 3 के क्रम बना लो, ये 3 4 के क्रम बना लो, याद हो जाएंगे। 3 2 4 और 1 1 2 1,
मतलब 324 और 1121, 324 1121, 324 1121। तो इसके ये क्या हो जाएंगे, यूनिट सेल के प्रकार हो जाएंगे। कितने यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं। अब आती है अक्षीय लंबाई। तो इसको देखो, ये क्रम अगर नहीं भूलोगे, क्यूट और हीरा मोती को क्रम को नहीं भूलोगे, तो आप इसके आंकिक मान याद रखना। और इसके बाद इसी सिस्टम से देखो, पहले में ए बराबर बी बराबर सी, दूसरे में दूसरा नहीं बराबर करना है, ए बराबर बी डज नॉट इक्वल टू सी, ए डज नॉट इक्वल टू बी, बी डज नॉट इक्वल टू सी, मतलब तीनों नहीं बराबर है। इसके बाद फिर एक बराबर होगी, उल्टा चलने लगते हैं, ऐसे उल्टा चलते हैं। देखो पहले ये तीनों बराबर नहीं है, फिर एक बराबर, फिर तो इधर तक आने के बाद फिर उल्टा चलते हैं, ए बराबर बी बराबर नहीं सी, फिर ए बराबर बी बराबर सी, फिर ए बराबर बी बराबर सी नहीं, फिर ए बराबर बी नहीं बराबर सी। मतलब पहले क्रम सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। तो इस तरह से आपको ये अक्षीय लंबाई है, जो अक्षीय भुजाएं होती हैं उनकी लंबाई कैसी क्या होती है, ए के बराबर बी, ए बी सी, क्योंकि घन में 3 भुजाएं होती हैं, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। तो इस तरह से इनको अक्षीय लंबाइयों को ए और बी और सी से दर्शाया गया है। इसी तरह से अक्षीय कोण होते हैं बच्चों, ए अल्फा बराबर बीटा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये 90 अंश का होता है। दूसरे में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश का होता है। इसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश का होता है। इसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर ये 90 अंश का होगा, और जो गामा होगा वे 120 अंश का होगा। इसमें अल्फा बराबर बीटा का होगा, मगर बीटा 90 अंश के बराबर नहीं होगा। अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 अंश और गामा 90 अंश के बराबर नहीं होगा। इसमें अल्फा बराबर बीटा होगा, बीटा तीनों 90 अंश के बराबर नहीं होंगे। और इसका उदाहरण देख लेते हैं, NaCl, इसका Cu कॉपर, इसका SnO2 और कैल्शियम सल्फेट, इसका KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और गंधक, इसका होता है बच्चों ग्रेफाइड और ZnO जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट इसका होता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट A2Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये टेबल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट या पॉज करके देख सकते हैं और कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। बच्चों क्रम से आप लोग कॉपी बनाते रहें, और आपकी प्रतिक्रियाएं इस समय मुझे कम मिल रही हैं। कृपया अगर वीडियो में कहीं कमी रह जाती है या कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और लाइक अच्छा आता है तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो बच्चों हम आगे चलते हैं कि यूनिट सेल के प्रकार। अब पहले को लेते हैं, जो क्रिस्टलीय तंत्र हमारा 7 प्रकार का था, उसमें से हम पहले को ले लिए। किसको ले लिए? पहले को ले लिए। ये हमारा बचा, ये बचा। क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं, उसमें से पहला होता है क्यूबिक क्रिस्टल तंत्र, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसको कहेंगे क्यूबिक यूनिट सेल। घनी इकाई कोशिका, क्यूबिक यूनिट सेल, घनी इकाई कोशिका। जो घनी इकाई कोशिका होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। उसका हम अभी अध्ययन करेंगे। पहले इसको घनी इकाई कोशिका को समझ लेते हैं कि होती क्या है। तो बच्चों, किसी घनी कोशिका में उसके कोनों पर या केंद्र पर या दीवार पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। जब किसी क्यूबिक सेल में, जब किसी घनी इकाई कोशिका में केंद्र पर, कोनों पर या फलकों पर परमाणु या अवयवी कण उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार की सेल को क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। ये कणों के पोजीशन के आधार पर 3 भागों में से बांटा गया है। इसको कणों की स्थिति के
आधार पर या अवयवी कणों के स्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये पहला है। साधारण घनीय इकाई कोशिका, ये बच्चों पहली है। इसको शॉर्ट में कहते हैं सिंपल एसएससी, सिंपल क्यूबिक सेल, एससीसी, इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो ये एक ऐसी कोशिका होती है जिसके केवल कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं। जब किसी क्यूबिक यूनिट सेल में, जब किसी घनी इकाई कोशिका में उसके केवल कोनों पर परमाणु या अवयवी कण उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार के यूनिट सेल को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या एससीसी कहते हैं, एससीसी कहते हैं। इसके केवल कोनों पर परमाणु उपस्थित हैं। इस तरह से इसमें कितने परमाणु हो गए? 4 इसके 8 परमाणु होते हैं। समझ गए? तो जब किसी कोशिका में उसके केवल कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार की कोशिका को क्या कहते हैं? एससीसी कहते हैं, एससीसी कहते हैं। और इस कोशिका में प्रत्येक परमाणु कोशिका निर्माण में केवल 1/8 ही, प्रत्येक कण केवल 1/8 भाग ही कोशिका निर्माण में सहायक होता है या योगदान देता है। 1/8 भाग कोशिका के अंदर होगा, बाकी बाहर होगा, अन्य कोशिकाओं में योगदान देगा। तो इस कोशिका में, एसएससी में, इसका प्रत्येक कण 1/8 भाग कोशिका निर्माण में सहायक होता है और इसकी समन्वयक संख्या 6 होती है। CN कोऑर्डिनेट नंबर इसका कितना होता है? 6 होता है। इसका कोऑर्डिनेट नंबर 6 होता है। तो बच्चों इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब आ गई संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता। इसकी संकुलन क्षमता 52% होती है। संकुलन क्षमता को एक बार समझ लो कि कोशिका निर्माण में गोलों के द्वारा घेरे गए स्थान को, किसी कोशिका में गोलों के द्वारा घेरे गए अधिकतम स्थान को पैकिंग इफिशियंसी या संकुलन क्षमता कहते हैं। तो PE 52% है। इसका मतलब ये होता है कि इस कोशिका में जो कण होते हैं वो 52% जगह पर होते हैं और 48% जगह इसकी खाली होती है। कैसी होती है? खाली होती है। 48% जगह इसकी खाली होती है। तो इस तरह बच्चों इसको समझ गए, इसको हम समझ गए। अब बच्चों आगे चलते हैं। इसको आगे चलने के पहले एक इसका पॉइंट और समझ लेते हैं कि इसके निर्माण में कुल कितने अवयवी कण भाग लेते हैं। तो लिखेंगे, यहां लिख लेते हैं, एसएससी के निर्माण में योगदान करने वाले कणों की संख्या बराबर कितने इसमें कण होते हैं? 8 कण होते हैं। 8 कोनों पर होते हैं, 8 कोनों पर होते हैं। और कोनों पर जब होते हैं तो 8 कोनों पर जब होते हैं तो 1/8 भाग इसमें योगदान करता है। तो इसमें से 1 आ गया कट के, 8 एकम 8। तो इस प्रकार एसएससी कोशिका निर्माण में केवल 1 परमाणु योगदान करता है। इसकी कोऑर्डिनेट नंबर 6 होता है। इसकी संकुलन क्षमता 52% होती है और इसके केवल
कोनों में परमाणु रहता है। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि ये एसएससी समझ में आ गई होगी, एसएससी समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम आपको आगे कल पढ़ाएंगे, इसके आगे ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखते नहीं हैं। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं और निवेदन करता हूं कि मेरा पूरा वीडियो आप लोग देख दिया करें, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं और विस्तृत किसी चीज को बताता हूं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।